नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ आकाश भार्गव। झारखंड गठन को 20 साल हो चुके हैं। इस 20 साल की अवधि के दौरान झारखंड ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे क्षेत्र में काम हुए, लेकिन कुछ क्षेत्र पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए गए, जिनमें से एक है स्वास्थ्य सेक्टर। हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कही जाती है, लेकिन क्या जो कहा जाता है वह सही है? हकीकत को जानना और समझना हो तो चले आइए किसी भी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां की वास्तविक तस्वीर आपको सारी कहानी बयां करेगी। अर्जुन मुंडा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। उस परियोजना के तहत तमाम पीएचसीज के अंदर डॉक्टरों का आवास, इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, उन सभी के लिए आवास का निर्माण कराया जाना था। इसके लिए सरकार ने एक लंबी चौड़ी योजना भी तैयार की। लगभग तमाम पीएचसीज में 4 करोड़ से 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए तक के यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया। उसी योजना के तहत कांके स्थित पीएचसी में भी 4.5 करोड़ रुपए की योजना से आवासों के निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, 2010 में यह परियोजना शुरू हुई, लेकिन तस्वीरें कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं कि आज इनकी स्थिति क्या है और किस तरह से ये जो नवनिर्मित आवास कहे जा सकते हैं, आज धाराशायी होने के कगार पर हैं। कहीं लंबी लंबी झाड़ियाँ उगाई हैं तो कहीं पेड़ उगाए हैं, और किसी में भी खिड़की दरवाजे सही सलामत नहीं बचे हैं। जाहिर सी बात है, 4.5 करोड़ रुपए में से 3.5 करोड़ रुपए की निकासी भी कर ली गई। जो असिस्टेंट इंजीनियर हुआ करते थे इस इलाके के मिस्टर दीपक कुमार, उन्होंने 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए की राशि की निकासी कर ली, किंतु ठेकेदार का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह कार्य बीच में ही रुक गया। और स्थिति यह है कि यहाँ ना तो डॉक्टर्स रहते हैं और न ही नर्सेस रहती हैं और न ही पैरामेडिकल स्टाफ रह पाते हैं, और बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, कभी भी धाराशायी हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसे कबाड़खाने में तब्दील कर दिया गया है। इधर अस्पताल का दूसरा भवन भी तैयार कराया जा रहा था, ताकि जो मरीज एडमिट हों उन्हें बेहतर तरीके से रखा जा सके, उनकी बेहतर देखभाल हो सके, लेकिन यह बिल्डिंग भी अर्धनिर्मित ही रह गई। और आज की तारीख में हालात यह है कि यह बिल्डिंग भी कभी भी धाराशायी हो सकती है। दीवारों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से निर्माण कार्य कराया गया। बिल्कुल यहाँ से तमाम चीज़ों की लगातार चोरी हो रही है और चोर यहाँ से सामानों को उठा करके ले जा रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें भी देख सकते हैं। अर्धनिर्मित ही है, कहें कि इनका निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका है, और न ही इन बिल्डिंग्स को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया जा सका है, क्योंकि अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सका है। और जहां तक ठेकेदार की बात है तो ठेकेदार को अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ठेकेदार खुद भी परेशान है। यहाँ देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं तस्वीरों में आपको, जो बिल्कुल कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ गार्ड के तौर पर ठेकेदार ने अपने स्तर से एक परिवार को रख रखा है जो यहाँ की देखभाल करें। जी मैडम, बताइए कि आप कब से रह रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ की? 5 साल से रह रहे हैं, और यही चोरी चमारी होता था। जैसे कि वहाँ का देखा जाए, ताला टूटा है, ऊपर का ताला टूटा है, गिट्टी बालू जितना था सब चोरी होता था। तो उसी तरह हमें ठेकेदार ने रखे और बोले कि आप रहिए और देख रेखा कीजिए। जब से हम रहे हैं तो एक बार दिन में ताला तोड़ा गया, फिर दोबारा हम 1-2 गो यहाँ बताए भी, 2-3 बार थाना पुलिस भी की है कि सामान तोड़ा जा रहा है। ठेकेदार को भी हम लोग खबर करते हैं। कुछ पैसा भी हमारा भी रुका हुआ, क्योंकि उनको नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिला है।
चोर क्या बाहर से आते हैं कि कहीं और से आते हैं? यही का चोर है, बाहर का क्या, जो जान पहचाने कुछ गिट्टी उठा के ले गया, बालू वहाँ का देखिए पूरा उसमें से पूरा रड चुरा दिया। ठेकेदार का इतना पटरा है, गिट्टी है, बालू है, सारा चीज़ निकाल लिया गया। तो उस चीज़ को देखते हैं रात में, जब हमेशा 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद ठक जब से हम लोग रहे तब से अभी थोड़ा सा चोरी कम हुआ है। आप लोग कैसे रहते हैं? ये बिल्डिंग बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता होगा, परेशानियाँ होती होंगी। आपके छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या कुछ होता है? बस यहाँ यही है कि हम लोग को देख रेख में जैसे में मिला, ठेकेदार दे दिए, हम लोग देख रेख में हैं। बस जैसे में रहा, बोले ना कि एक रहने के लिए हमको छत मिला है और हम उसका देख रेख कर रहे हैं। शराबखोरी, जुआबाजी, ये सब तो यहाँ निश्चित तौर पर होता होगा, क्योंकि ऐसे होता था लड़की नहीं, हम लोग जब रहते थे बिल्डिंग में लड़की बाजी ताश सब होता था, लेकिन जब से हम लोग रहते हैं तब से नहीं। गांजा पीने वाला लोग भी आता है, गांजा पीता है, ताश वगैरह खेलता है, तो अभी जब हम लोग रह रहे हैं तब से नहीं। ये सरकारी व्यवस्था है, ये सरकारी व्यवस्था है जिसके तहत असामाजिक तत्वों के लिए यहाँ पर बाकायदा कुछ ऐसी संरचनाएं खड़ी कर दी गई ताकि वो यहाँ आराम से आएँ, आराम से बैठें और आराम से शराब पिएं, जुआ खेलें या फिर दूसरे गलत काम करें। इन तमाम कार्यों के लिए सरकार ने उनके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। हालांकि यह प्रोजेक्ट था डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पारा मेडिकल स्टाफ्स के लिए, ताकि कांके और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हो सकें। लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो लोगों को हासिल न हुई, ये जरूर सुनिश्चित हो गया कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था कर दी गई ताकि वे आराम से यहाँ पर अपनी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम तक पहुँचा सकें। आज आवश्यकता है कि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ रिवाइज करने की, देखे जाने की, बल्कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की कि नवनिर्माण के स्थान पर यदि मैन पावर बढ़ाया जाए और जो पहले से हमारी अर्धनिर्मित या पूर्णतः निर्मित संरचनाएं हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, यह देखा जाना चाहिए ताकि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हो सकें। हालांकि अब तक होता यह आया है कि नए नए प्रोजेक्ट्स के नाम पर नई नई योजनाएं तैयार की गई, नए नए बिल्डिंग्स बनाने का काम किया गया, लेकिन कहीं भी न तो स्टाफ की बहाली की गई और न ही मैन पावर की तैनाती की गई। चाहे हम बात कर लें पॉलीटेक्निक की या फिर मेडिकल कॉलेजेस की या जो भी नई प्रोजेक्ट्स हैं, नए बिल्डिंग्स हैं, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी का काम किया गया। और यही इस राज्य की हकीकत है जो इसे रसातल की ओर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। कई बार हम आपको ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जिन्हें देखने के बाद आप चौंक जाते हैं और आपको लगता है कि आखिर आपके सामने क्या कुछ पेश किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो कुछ मैं पेश करने जा रहा हूं, आपको देखने से ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा जान पड़ेगा कि शायद ये किसी हॉरर फिल्म का सेट है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आपको देखकर ऐसा भी लग सकता है कि मैं किसी गौशाला में हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। न तो ये किसी हॉरर फिल्म का सेट है और न ही मैं किसी गौशाला में हूँ, बल्कि मैं उस अर्धनिर्मित भवन में हूँ जिसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा तैयार कराया गया है। दरअसल ये कांके PHC स्थित वह स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों की लागत से 100 शैय्याओं वाली अस्पताल का निर्माण कराना शुरू किया। इसमें काफ़ी कुछ काम हुआ, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लैब्स बनाए गए, किस तरह से दीवारें खड़ी की गई, किस तरह से छत ढाले गए, किस तरह से मार्बल और टाइल्स की व्यवस्था की गई ताकि एक बेहतर अस्पताल यहाँ तैयार कराया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब तक
इस भवन का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। और आपको यहाँ यह बताना बेहद ज़रूरी है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार की थी, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया कि एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल हो सकें। लेकिन आप तस्वीरों को देख कर के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सहज ही समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकारी राशि की बंदरबांट की गई। काफ़ी विशाल भवन का निर्माण कराया गया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यह भवन बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कोई देखभाल करने वाला है। किन कारणों से यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हुई। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लैब से जुड़े हुए और अन्य तमाम तरह के उपकरणों की भी खरीद की गई, ताकि यहाँ कांके इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये भी हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति देख कर के आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किस तरह से आम आदमी के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने खसोटने का काम किया गया, उसका एक प्रत्यक्ष नमूना यहाँ देखने को मिलता है। और बहरहाल यह हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे थे, जिन्हें यह काम आवंटित किया गया था, वो मौजूद हैं। धीरज, ये बताइए कि ये क्या बन रहा था और कैसे बन रहा था? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहा था। इसमें 3.5 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। बाद में इसको रिवाइज करके 4 करोड़ कुछ लाख रुपया किया गया। लेकिन दीपक कुमार द्वारा पेमेंट बीच में ही रोक दिया गया और गमन कर दिया गया, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। जेई भी परिचय किया, जेई का बाद में रिटायरमेंट हो गया। दीपक कुमार के मैं पर्सनली 4 बार उनके यहाँ गया, वो पेमेंट देने में आनाकानी करते रह गए, जिसके चलते मैंने लोक आयुक्त में शिकायत भी किया। बार बार उनके यहाँ मिसबिहेव करने लगे, तो उसके बाद मैंने कानूनी कार्रवाई करना चालू कर दिया। अभी भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, सिविल कोर्ट में इसमें केस चल रही है। आप जिस दीपक कुमार का नाम ले रहे हैं, ये वस्तुतः हैं कौन और किस हैसियत से आप इनके पास जाते हैं? एसडीओ थे, मतलब जेई के ऊपर थे, एसडीओ साहब थे। फंड इन्हीं के पास, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव साहब इन्हीं को फंड दे दिए थे, इनके अकाउंट में दे दिए थे, जिसका पैसा का मिस यूज किए। यहाँ नहीं लगा के वो अपने घर में आलीशान घर बनाए हैं। अशोकनगर एक रोड में आलीशान ये मकान बनाए हुए। बार बार मिलने से मोबाइल बंद कर देते हैं और घर में जाने से मिसबिहेव करते हैं, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। आपने बताया कि 4.5 करोड़ रुपए का यह टोटल प्रोजेक्ट था। इसमें से कितनी राशि का भुगतान आप लोगों को किया गया और कितनी राशि की निकासी की गई? इसमें जब पूरे पैसा की निकासी कर दी गई है, उसके पर्सनल अकाउंट में वो पूरी राशि की निकासी कर दी है। हम लोग को 65 लाख रुपए खाली उस तरफ मिला, इसमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिला। जी, टोटल पैसे की निकासी कर ली गई है और हम लोग को पेमेंट नहीं मिला, जिसके चलते बिल्डिंग अधूरा है। जिसके चलते आज भी हम एक गार्ड रखे हुए हैं, जो बिल्डिंग का जो मटेरियल बचा हुआ उसकी देख रेख करती है। उसका भी पेमेंट आज तक हमें करना पड़ता है। जब भी कोई चोरी हुई है, इसमें सब एफआईआर सब मेरे द्वारा किया जाता है। प्रभारी को भी पता है, यहाँ के जो प्रभारी स्वास्थ्य प्रविधायक कार्य रहते हैं उनको भी पता हुआ है। बाद में 4th ग्रेड क्वार्टर हमको मिला, पूरी कंप्लीट हो गई, तो 4th ग्रेड यहाँ के प्रभारी बोले उनको हैंड ओवर कर दिए। तो मैं यहाँ के जो कर्मचारी काम करते थे हम कि स्वास्थ्य सुविधा सही से चलते रहे, सब 4th ग्रेड क्वार्टर मैंने अपने थ्रू हैंड ओवर किया। निर्माण विभाग का काम करते हैं, इस वजह से खुलकर सारी चीज़ें नहीं बयां कर पा रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ एम्बुलेंस के चढ़ने के लिए, मरीजों को ले जाने के लिए बाकायदा सारी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा लिफ्ट इत्यादि भी लगाए गए थे। लेकिन सब कुछ आज की तारीख में बेकार पड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का ऐसा डेड एसेट है, जिसका यदि प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज
परिस्थितियां कुछ भिन्न हो सकती थी, लोगों को इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, लेकिन यहाँ सरकारों के पास अब तक इच्छा शक्ति नहीं रही। बहरहाल ये उम्मीद जरूर किया जा रहा है कि मौजूदा हेमंत सरकार, जो झारखंडियों की सरकार है, झारखंड की सरकार है, इन चीज़ों को देखने के बाद संवेदनशीलता दिखाते हुए इनका बेहतर उपयोग कैसे हो, इस दिशा में कदम उठाने का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम ये खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर उनके हाल से आपको रूबरू कराया। आज जबकि एक और पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, वैसी स्थिति में इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त करने की आवश्यकता बढ़ गई है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इन्हें और भी करीब से जानें। वैश्विक महामारी कोरोना के व्यापक प्रसार को देखते हुए सरकार का ध्यान जिस ओर सर्वाधिक है वो है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा पा रही है, लेकिन धरातल पर इसकी कैसी स्थिति है यह जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं कांके स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां एक बहुत बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस केंद्र पर निर्भर करती है। तो यहाँ हम अपनी रियलिटी टेस्ट में जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, धरातल पर उनकी कैसी स्थिति है और किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि अभी यहाँ कोई भीड़ भाड़ या चहल पहल जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। थाने की गाड़ी जरूर लगी हुई है, जो कांके थाने की गाड़ी है वह यहाँ मौजूद है। शायद किसी मरीज को लेकर के ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल हमारा मुख्य फोकस है कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में यहाँ काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स यहाँ पदस्थापित हैं और अभी कौन कौन उपलब्ध है? हमारे यहाँ लगभग 7 डॉक्टर्स यहाँ पे पदस्थापित हैं। उसमें केवल 3 डॉक्टर अभी ड्यूटी पे हैं यहाँ पे, बाकी कोविड ड्यूटीज पे सबकी डेप्यूटेशन हुई है। एएनएम और अन्य नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? सबकी स्थिति ठीक है ना। यहाँ तो मोस्टली जितने एएनएम्स हैं सब अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी जो है प्रसव कक्ष में 9 एएनएम है। डिलीवरी हो चुकी है, 2 पेशेंट हैं, वो एडमिटेड हैं। अभी वैसा कोई नहीं है यहाँ। मोस्टली यहाँ डिलीवरीज केसेस ही यहाँ एडमिटेड होते हैं। ज़्यादातर जो केसेस यहाँ लाए जाते हैं वो डिलीवरी के केसेस होते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रसव कक्ष में हमारा प्रवेश करना शायद ठीक नहीं होगा। क्या कुछ कमियाँ पाती हैं आप लोग? सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए ताकि जो कमियाँ हों उन्हें भी दुरुस्त किया जा सके। अभी तो कोरोना से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो सारे पेशेंट का हम लोग कोरोना जांच होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी बोलते हैं ना। और जैसे हमारे यहाँ लैब है, लेकिन लैब के सारे हमारे स्टाफ अभी कोविड ड्यूटी में चले गए हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि कोरोना से तो डर सबको है अभी। इसलिए तो हमारे यहाँ पेशेंट अगर आ जाते हैं तो कोरोना जाँच नहीं रहता है ऐसा, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लैब मौजूद है, लैब उपलब्ध है जहाँ कोरोना जांच किया जा सके मरीजों को। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी टेस्ट है वह कोरोना टेस्ट ही है, ताकि कोई भी मरीज़ यहाँ पहुँचे, चाहे वह
प्रसूति हो या फिर दूसरे प्रकार के मरीज हों, उन्हें कोरोना जांच की सुविधा मिल जाए। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था से त्रस्त परिजनों को कई बार अपने मरीजों को लेकर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी बहुतेरे मौके पर उन्हें भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही वाकये से हमारा भी सामना हुआ। गरीब मरीजों के इलाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों का भारी भरकम बजट तैयार किया जाता है। हर साल करोड़ों की राशि भी खर्च की जाती है, लेकिन गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था से त्रस्त होकर परिजन अपने मरीजों को लेकर निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ क्या कुछ होता है सीधे उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जी, आप बताइए आपकी क्या परेशानी हुई थी? 29 तारीख को शाम में हमारे पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया गया। उनका ब्रेन में फीवर था, बॉडी में इन्फेक्शन था कुछ, ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वुमेन डॉक्टर थे यहाँ पे, ठीक है। दो तीन दिन तक पेशेंट का हालत ठीक ठाक रहा। डॉक्टर का कहना था कि वो रिकवर हो रहे हैं, मतलब उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुए हमारे पेशेंट, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि आपके पेशेंट उठ रहे हैं, बेड पे खाना खा रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, बट वैसा होता नहीं था। हम पेशेंट से जब मिलने जाते थे विजिटिंग टाइम में, पेशेंट के बारे में बोला जाता था कि पेशेंट सोए हुए उनको इंजेक्ट किया गया है। फाइनली आज हमारा पेशेंट को डेथ हो गया। ये डॉक्टर साहब के नहीं आने की बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़ी भरोसे के साथ लोग आपके अस्पतालों में आते हैं। ऐसा है, मरीज आए, प्रिंसिपल कंसल्टेंट ने एडवाइस किया, मेरा गला खराब है, एडवाइस किया। क्रिटिकल केयर में मरीज थे आईसीयू में, उनको क्रिटिकल केयर इंचार्ज के अंडर वो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था। रात को 11 बजे तबीयत ख़राब हुई, 11 बजे वेंटिलेटर लगा, डॉक्टर साहब ने इंट्यूबेट किया। आज सुबह उनकी स्थिति बेटर थी, आंखें खोली, वो शी वॉज बेटर। 2 बजे तक डॉक्टर कृष्णा मुरारी प्रसाद ने पूरा देखा, सेटिस्फैक्ट्री था उनका प्रोग्नोसिस। किडनी की गंभीर समस्या थी, लिवर उनका डैमेज था, लंग्स में इन्फेक्शन थी, शी वॉज इन स्टेट ऑफ डीप शॉक। आप अभी अपनी कुछ परेशानी शेयर कर रहे थे, डॉक्टर के बारे में बता रहे थे कि इलाज में क्या कुछ परेशानी आती है, बताइए। अभी हमारी डॉक्टर साहब आए ना, क्या नाम है, मनोज तिवारी। डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी हैं, वो उन्हीं के अंडर मेरा पेशेंट है, जनरल वार्ड में है। वो डेली आकर के 24 घंटा में एक टाइम देखते हैं, वो अभी तक आए नहीं है। मेरा कहना ये है, मैं नीचे आया तो मुझे मालूम हुआ कि ये इन्हीं का पेशेंट देख रहे थे, यही डॉक्टर मेरे पेशेंट देख रहे हैं, तो अभी तक आए नहीं। वो डेली आते हैं 24 घंटा में एक टाइम, तो अभी तक आए क्यों नहीं? फिर आपके पेशेंट का इलाज कैसे हो रहा है? कैसे होगा जब किसी के अंडर में पेशेंट होता है तो 24 डॉक्टर देख रहे हैं सर, जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, तो आके देख, अभी तक आए नहीं है। कंपाउंडर 2 बजे आने का टाइमिंग था, कभी कभी 7 बजे, अभी तक अभी आया नहीं। कह रहा था, जैसा कि मैं बता रहा था कि ज़्यादातर निजी अस्पतालों की ऐसी ही कुछ स्थिति है जहां मरीजों से इलाज के लिए भारी भरकम राशि ली जाती है, लेकिन मरीजों का प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर, सभी नहीं लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ज़्यादातर अस्पतालों के बारे में आम लोगों की यही धारणा है कि ये अस्पताल नहीं बल्कि टकसाल हैं जहां रुपए बनाए जाते हैं। झारखंड एक पहाड़ी राज्य है, जाहिर सी बात है यहाँ बहुत सी कमियां हैं। कुपोषण एक राज्य की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार का ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, खासतौर से कोविड-19 को देखते हुए सरकार का पूरा फोकस इन दिनों यदि जिस किसी सेक्टर पर है तो वह है स्वास्थ्य सेक्टर। इसके बावजूद बहुत सी कमियां रह गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं झांसा के नवचयनित, नवनिर्वाचित सचिव डॉक्टर विमलेश सिंह, जो बेबाक बातें कहते हैं। राज्य की आबादी के हिसाब से देखें, मरीजों के हिसाब से देखें तो झारखंड में चिकित्सकों की घोर कमी है। आप सामने ही देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा बिल्डिंग कब से तैयार पड़ा हुआ है। ये सदर हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, इसका डिटेल आपसे ही मैं लेना पसंद करूंगा कि कितनी सहियाएँ हैं और ये फंक्शनल हो, इसके लिए अब तक क्या कुछ किया गया है या क्या कुछ किया जाना है और ये डिले क्यों हो रहा है।
निश्चित ये सही है कहना आपका। इसमें मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में IPH नॉर्म्स के अनुसार कम से कम आपका जो आबादी है स्टेट का, उस आबादी के अनुसार कम से कम आपको 7 से 8 हज़ार डॉक्टरों की ज़रूरत है। लेकिन आप आज डॉक्टरों की स्थिति ये है कि इतने पॉपुलेशन पर मात्र 1600 से 1700 डॉक्टर आपके इस राज्य में ये है। अब ये आप सोच सकते हैं कि जो हमारा PSC है, CSC है, 400 450 PSC और CSC के रहने पर स्थिति ये है कि कई CSC और PSC आपका डॉक्टर विहीन है। ही नहीं बल्कि राज्य के किसी भी कोने में निकल जाइए, आपको तमाम प्रखंडों में PHC CHC बने हुए हैं, रेफरल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, अनुमंडलीय अस्पताल बने हुए हैं। इनके नाम पर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई, इमारतें खड़ी कर दी गई, जो आज की तारीख में जर्जर अवस्था में है, गिरने के कगार पर हैं। तो क्या नहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये सारी व्यवस्था की गई, लेकिन ये किसी काम का साबित नहीं हो रही है, सरकारी धन का ये सीधे सीधे दुरुपयोग नहीं किया गया? निश्चित ये आपका कहना सही 100% सही है। जिस ढंग से बिल्डिंग तैयार हुआ, मैन पावर सोच के करना चाहिए था कि मैन पावर और जो भी पैरामेडिकल या जो भी ये है वो होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से डेफिसिट है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब तक की सरकारों ने, खासतौर से पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान, बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिन्हें देखने के बाद एक आम बुद्धिजीवी कहता है कि सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ सरकारी राशि की लूट खसोट के लिए, बंदरबांट के लिए की गई। आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो इस पर हम कोई कमेंट देना नहीं चाहेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी और बीइंग ए सरकारी कर्मचारी मुझे ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन जैसा आपका कहना है वो कुछ सत्य लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि आम बुद्धिजीवियों का मानना है कि सरकारी राशि का स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जमकर दुरुपयोग किया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज राज्य का खजाना भले ही खाली हो गया हो, लेकिन जनता को बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी हासिल नहीं हो पा रही हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आप झारखंड के इस सफरनामे पर गौर करेंगे तो आपको स्वस्थ झारखंड का सपना कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम जिस सपने को लेकर पले बढ़े वह सपना शायद पूरा होता हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।